हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एवोल्यूशन। तो इसमें हम अपने जितने भी नेचुरल पर्सपेक्टिव है उनको डिस्कस करेंगे, लमार्क की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, डार्विन की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम एवोल्यूशन में इन तमाम चीज़ों को जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एवोल्यूशन आखिर होती क्या है। व्हाट इज़ द एवोल्यूशन? द चेंज ओवर टाइम इन स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। कि टाइम के साथ साथ स्पीशीज़ में जो चेंज आता रहा है उसे एवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन डिफाइंस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो चार्ल्स डार्विन ने भी एवोल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिफ़ाइन किया है। उसके अलावा एवोल्यूशन को हमने क्या कहा है कि एवोल्यूशन हम किसको कहते हैं कि टाइम के साथ साथ स्पीशीज़ में जो तब्दीली आ जाती है वो एवोल्यूशन कहलाती है। या फिर हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू द वास्ट डाइवर्सिटी दैट वी ऑब्जर्व टुडे। कि एवोल्यूशन क्या प्रोसेस है कि हम ज़मीन पे जो लाइफ है, अगर हम पहले बात करें अर्लीस्ट की बात करें तो उसमें और अब आज के दौर में जो है काफ़ी डाइवर्सिटी आ गई है। तो इस डाइवर्सिटी को हम एवोल्यूशन कह रहे हैं कि जो हम आज ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और हम अगर पहले देखें तो काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, तो ये सारी तब्दीलियाँ एवोल्यूशन कहलाती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री डार्विनियन थ्योरीज़ ऑफ चेंज। अब प्री डार्विनियन थ्योरीज़ ऑफ चेंज जो है इसको हम पहले देख लेते हैं कि डार्विन की थ्योरी जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है एज़ कम्पेयर टू लमार्क थ्योरी। ठीक है, तो उससे पहले भी डार्विन की थ्योरी से पहले भी जो है प्री डार्विनियन थ्योरीज़ आई थी कि जिन्होंने एवोल्यूशन का आइडिया दिया था। द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन डिड नॉट ओरिजिनेट विद चार्ल्स डार्विन। द एंशिएंट ग्रीक्स गेव सम आइडियाज़ अबाउट द एवोल्यूशनरी चेंजेस। कि चार्ल्स डार्विन के अलावा भी कुछ और एंशिएंट ग्रीक्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एवोल्यूशन का आइडिया दिया था। तो इसमें जैसे कि हम बात कर लेते हैं एम्पिडोकल्स की एंड एरिस्टोटल। ठीक है, एम्पिडोकल्स और एरिस्टोटल की अगर बात करें, दे डिस्क्राइब कंसेप्ट ऑफ चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम। इन्होंने डिस्क्राइब किया था, कंसेप्ट दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। और उसके बाद जॉर्ज लुइस बुफन है। तो ये एरा जो है कि 1707 से 1788 इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, बट टू डेथ, तो ये आपको पता होना चाहिए। ही स्पेंड मैनी ईयर स्टडिंग कंपैरेटिव एनाटमी। इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम कंपैरेटिव एनाटमी को स्टडी करने में लगाया। कंपैरेटिव एनाटमी जो है आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसके अलावा भी हम जो है कंपैरेटिव स्टडी को लास्ट में डिस्कस करेंगे। ही ऑब्जर्व स्ट्रक्चरल वेरिएशंस इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स ऑफ रिलेटेड एनिमल्स। ही स्पेशली ऑब्जर्व वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। दीज ऑब्जर्वेशंस कन्विंस्ड हिम दैट चेंज हैज़ अकर्ड ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसने वेस्टिजियल स्ट्रक्चर जो है उनको स्टडी किया, पर्टिकुलर ऑर्गन्स जो हैं, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस उन जो है उनको ऑब्जर्व किया एनिमल्स में। उसके अलावा इन्होंने ये कन्विंस किया कि चेंज हुआ है। ठीक है, टाइम के साथ साथ ज़मीन पे चेंज जो है वो हो रहा है। रेस्मस डार्विन ने भी, ही वाज अ फिजिशियन एंड ग्रैंडफादर ऑफ चार्ल्स डार्विन। तो ये ग्रैंडफादर है चार्ल्स डार्विन का। इसने भी इंटरेस्ट लिया था एवोल्यूशन में। ही वॉज आल्सो इंटरेस्टेड इन क्वेश्चन ऑफ ओरिजिन एंड चेंज। ही बिलीव्ड इन द कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। इसको यकीन था कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर मौजूद है। तो ये सारे प्री डार्विनियन थ्योरीज हैं जिन्होंने चेंज के बारे में बताया था। अब हम बात कर लेते हैं लमार्क की थ्योरी के बारे में। लमार्क एन अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ एवोल्यूशन। इसको अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। लमार्क को किसने सबसे पहले जो है इसके बारे में हमें बताया? लमार्क जो है जीन बैप्टिस्ट लमार्क जो है एक फ्रेंच जोलॉजिस्ट था। इसने एनिमल की क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था। उसके अलावा इसने थ्योरी दी थी कि किस तरह जो है चेंज हुआ है। ठीक है, इसने कहा कि स्पीशीज़ जो है वो कांस्टेंट नहीं है। स्पीशीज़ जो है वो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ वर ड्राइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़। के ये जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं जो अब मौजूद हैं वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से ड्राइव हुई हुई हैं। तो थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसने कुछ पास्टुलेट्स दिए थे। उन पास्टुलेट्स में पहले तो न्यू नीड आती है, उसके बाद यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा थर्ड पे हम बात करते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की। फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एक ही है पास्टुलेट। उसके बाद स्पेसिएशन की बात की जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है। कि एक ऑर्गेनिज्म है उसमें चेंज आ जाता है
किसकी वजह से, इन्वायरमेंट में तब्दीली की वजह से जो ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है उसमें जो करेक्टर्स न्यू डेवलप होते हैं वो क्या हैं, वो उसके एक्वायर्ड करेक्टर हैं। कि चेंज इन ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट, कि जो भी वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, उन सब की वजह से जो उस ऑर्गेनिज्म में तब्दीली आई है, जो इन्वायरमेंट की वजह से उसमें तब्दीली आती है, वो चीज़ कहलाती है एक्वायर्ड करेक्टर्स, और फिर वो नस्ल दर नस्ल चलते जाते हैं। अब लमार्क जो है इसने एक्सप्लेन किया था मैकेनिज्म ऑफ द एवोल्यूशनरी चेंजेस। ही प्रपोज द theory of inheritance of acquired characters. Lamarck believed that organisms develop new organs or modify existing organs due to environmental problems. Thus the organs changes according to need. अब इसमें आप पॉइंट दे सकते हैं न्यू नीड। तो इसमें क्या है कि लमार्क ने स्टडी किया था कि इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि हाई टेम्परेचर, फूड एयर माइग्रेशन, फूड एयर है, माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स की अगर बात करें तो उन सब की वजह से जो है एनिमल जो है उनमें तब्दीली आती है, उनमें चेंज आता है। तो उन सारी चेंजेस को फुलफ़िल करने के लिए एनिमल अपने बिहेवियर को, अपने हैबिटेट को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आ रहा है और इन एनिमल को प्रॉब्लम ना हो, तो उन सारी ज़रूरियात को वो फुलफ़िल करने के लिए अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, अपने हैबिटेट में चेंजेस लाते हैं। जैसे कि हम जिराफ की एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिराफ, ठीक है, जैसे ज़राफ़ा, ठीक है, जिराफ। तो आप देखते हैं अभी हम देखते हैं कि उनकी लॉन्ग नेक है, ठीक है। तो ये क्या डिस्क्राइब करते हैं कि एंसेस्ट्रल जिराफ्स हैड अ शॉर्ट नेक्स लाइक अदर मैमल्स, कि पहले जो है शॉर्ट नेक्स थी। तो अब हमने यूज़ और डिसयूज़ की बात करनी है, उसमें जिराफ की एग्जांपल को ले लेते हैं कि इट स्ट्रेन्स हिज नेक टू रीच हायर ब्रांचेस ड्यूरिंग ब्राउजिंग, दस इट रिक्वायर्ड हाई शोल्डर एंड लॉन्गर नेक्स। दिस मॉडिफिकेशंस वर पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब यूज़ ऑफ ऑर्गन्स में क्या होता है कि जिसको चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करते हो आपकी जो है एफिशिएंट होती है, जिसको आप यूज़ करना ख़त्म कर देते हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो जिराफ थे उन्होंने जब वेजिटेशन जो है ज़मीन पे कम हो गई तो इन्होंने जो है जो बड़े बड़े ट्रीज़ थे वहाँ से अपनी खुराक लेना शुरू कर दी, और फिर जो है उन्होंने उनकी गर्दन जो है वो ऊंचे ऊंचे दरख्त थे उनसे जब उन्होंने ब्राउजिंग का काम करना शुरू किया तो क्या हुआ कि हायर ब्रांचेस की वजह से उनकी जो नेक है वो भी लॉन्ग होती गई। ठीक है, तो टुडे जो हम जिराफ देखते हैं उनकी जो नेक है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो उन्होंने उस नेक को जो है हायर ब्रांचेस से जो है पत्ते वगैरह तोड़ना शुरू किए। तो उस समझने एक एक्सरसाइज उनकी होती थी रोज़, जो है उनकी नेक की एक्सरसाइज होती थी, तो जिसकी वजह से उनकी नेक जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई। तो ये एक यूज़ और डिसयूज़ में आती है एग्जांपल। उसके अलावा हम स्नैक की भी एग्जांपल ले लेते हैं। लिम्बलेस स्नैक है, अब हम स्नैक को देखते हैं तो वो लिम्बलेस है, उसमें लिम्ब मौजूद नहीं होते। जैसे पहले जो स्नैक थे वो लिजर्ड की तरह के स्नैक होते थे, इन पे लिम्ब्स भी जो हैं वो मौजूद होते थे, लेकिन क्या था कि ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने प्रीडेटर्स से बचने के लिए बाकी जो जिनसे उनको ख़तरा था वो बोरोज़ में ही रहते थे, बिल वगैरह में छुपे रहते थे, तो उन्होंने अपनी लिप्स को इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिया और वहीं पर वो जो है मूव करते थे, तो उनकी बॉडी जो है वो तो इलांगेट होती गई लेकिन उनके जो लिम्स हैं वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो ये भी यूज़ और डिसयूज़ में आती है एग्जांपल स्नैक की। Therefore it can describe the evolution of highly specialized structure like vertebrate eyes। ठीक है, तो ये सारे हम एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में अब क्या है कि इन्वायरमेंट में तब्दीलियों की वजह से इन्होंने जो चीज़ें यूज़ की और जो चीज़ें मिस यूज़ की, यानी कि यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ ऑर्गन्स की वजह से ऑर्गेनिजम्स में तब्दीलियाँ आई, तो वो जो है वो क्या है, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद स्पेसिएशन आती है। स्पेसिएशन में क्या होता है कि न्यू जो करेक्टर एक्यूमुलेट हुआ है वो जनरेशन टू जनरेशन चलता जाता है, न्यू स्पीशीज़ बनती जाती हैं। ठीक है, तो वो स्पेसिएशन में आता है। अब इसने लमार्क ने अपनी थ्योरी तो दे दी थी, लेकिन इसमें जो है क्रिटिसिज्म और ऑब्जेक्शंस भी हुए लमार्क की थ्योरी में। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अगस्त वाइजमैन। अगस्त वाइजमैन जो है इसने इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया। उसने ना जो माइस हैं, चूहे लिए और उनके टेल को काट दिया, एक्सपेरिमेंट किया। अब उसने जब टेल को काट दिया उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन हुई उन टेल्स माइस की, तो उनमें माइस में जो न्यू माइस थे उनमें टेल भी मौजूद थी और वही लेंथ थी जो पहले वाले माइस की थी। तो इन्होंने कहा कि काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना जो है वो करना पड़ा था। इसने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए ये इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। Lamarck published his theory in 1802. He had to face the social and scientific criticism। ठीक है, इसने अपनी 1802 में थ्योरी पेश की थी और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना हुआ था। ठीक है, सोसाइटी ने इसके जो एवोल्यूशनरी चेंजेस के आइडियाज़ हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके अलावा जो है
today he is criticized for his mechanism of inheritance and evolutionary changes. आज भी इसके मैकेनिज़्म जो है इनहेरिटेंस का और एवोल्यूशनरी चेंजेस का उसको भी आज तक क्रिटिसाइज़ किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसने कोई एक स्पेसिफिक एविडेंस नहीं दिया था, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दी थी। The changes are passed to the next generation by gametes. For example, changes neck of giraffe does not occur in genetic material, so it cannot be transferred to the next generation. तो इसने जो है कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दी थी कि हम कहते हैं कि जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो गेमीट्स की वजह से आती हैं। तो जो फॉर एग्जांपल से अगर हम बात करें उनकी नेक की चेंज में कि उनकी नेक जो है वो चेंज हुई है जिराफ की, तो वो एक उनमें जेनेटिक मटीरियल, ठीक है, डज नॉट अकर इन जेनेटिक मटीरियल, तो वो आगे भी ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो ये सारी जो है सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका था, इसलिए जो है इसको अभी तक एक्सेप्टेबल ये नहीं हुई। अब लमार्क की थ्योरी के बाद हम बात कर लेते हैं डार्विन्स अर्ली ईयर्स और उसकी जर्नी के बारे में। अब डार्विन के जो अर्ली ईयर्स हैं और उसकी जर्नी क्या है। अब चार्ल्स रिबॉर्ड डार्विन जो है इसका टाइम पीरियड जो है 1809 से 1882 के दरमियान में से अपना सारा काम किया टू डेथ, ठीक है। ये कब जो है पैदा हुआ, वाज बोर्न इन द February 1809 में जो है ये पैदा हुआ था। हिज फादर वाज अ फिजिशियन, ठीक है, इसका फादर एक फिजिशियन था। डार्विन है ये डॉग्स और हंटिंग बर्ड्स अपनी मतलब कि जब ये जवान था, बच्चा था, तो ये तभी से इसको शौक़ था कि ये डॉग्स और ये हंटिंग बर्ड्स वगैरह जो है ये कलेक्ट करे। लेकिन ज़्यादा ही स्कूल एजुकेशन में इसका इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया था। उसके अलावा जो है इसको मेडिकल स्कूल जो है एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में 1825 में भेजा गया। तो वहाँ पे इसने जो है 2 ईयर साइंटिस्ट की कंपनी को एंजॉय किया। उसके बाद जो डार्विन है उसने कोई जो है उसको इंटरेस्ट नहीं हुआ, उसने कोई भी मेडिसिन की फील्ड में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सो हिज फादर सेंट हिम टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ क्लर्जी। तो वहाँ पर फिर क्या हुआ है कि जो इसका फादर है उसने चर्च है इंग्लैंड का वहाँ पर इसको भेज दिया। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि चार्ल्स वाज एनरोल्ड एट अ क्रिस्ट कॉलेज इन कैम्ब्रिज एंड ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स इन 1831। फिर इसके बाद जो चार्ल्स है ये ग्रेजुएट हुआ। इसने जो है ग्रेजुएट इन जो है विद ऑनर्स, जिस तरह हम BS ऑनर्स की बात करते हैं, तो ग्रेजुएट विद ऑनर्स इन 1831, ठीक है। तो वहाँ पे ये ग्रेजुएट हुआ। दिस ट्रेनिंग वॉज आल्सो डिसअपॉइंटिंग फॉर डार्विन बट ही इंजॉयड द कंपनी ऑफ कैम्ब्रिज साइंटिस्ट। लेकिन उसके अलावा जो है इसको जो कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स थे उसकी कंपनी को इसने बहुत ज़्यादा जो है इंजॉय किया था। डार्विन डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग बीटल्स ड्यूरिंग हिज स्टे एट कैम्ब्रिज, दस ही मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस इन बीटल टेक्सोनॉमी। अब डार्विन को इंटरेस्ट हुआ कि वो बीटल्स वगैरह कलेक्ट करे। उसके अलावा जो है इसने कैम्ब्रिज में जितनी देर ये कैम्ब्रिज में रहा इसने उन बीटल्स वगैरह को जो है कलेक्ट किया और फिर उसने उस पर एक वैल्यूएबल जो है टेक्सोनॉमी जो है एक टेक्सोनॉमी भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ज़ूलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया कि उसने बीटल की टेक्सोनॉमी जो है उसके बारे में बताया, ठीक है। उसके अलावा क्लर्जी की अगर बात करें तो क्लर्जी जो है रीजन्स वगैरह जो हैं उनके बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, रीजन्स के बारे में जो है ये स्टडी होती है, ठीक है। अब वॉयज ऑफ द HMS बीगल क्या है। वॉयज हम कहते हैं सफ़र को। HMS बीगल जो है ये एक शिप है, ठीक है। तो इसके जो सफ़र है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसकी जो जर्नी है वो क्या है। तो जॉन एस हेंसलो वाज बॉटनिस्ट एट कैम्ब्रिज। तो जॉन एस हेंसलो जो है ये एक बॉटनिस्ट था कैम्ब्रिज में। ही नॉमिनेटेड डार्विन टू सर्व एज अ नेचुरलिस्ट ऑन अ मैपिंग एक्सपीडिशन। इसने जो है डार्विन को सर्व किया कि नॉमिनेट किया कि वो एज अ नेचुरलिस्ट जो है अपने काम करे, ठीक है। तो इसने एज अ नेचुरलिस्ट जो है बहुत ज़्यादा एरिया जो है उनको देखा, वहाँ पर ख़ुद जाकर इसने स्टडी की, बहुत जगहों पे इसने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया। तो ठीक है, डार्विन वाज कमीशन्ड एज अ नेचुरलिस्ट ऑन द HMS बीगल। इट सेट सेल ऑन December 27, 1834 ऑन अ 5-year वॉयज। उसके बाद जो है 5 ईयर का इसका तकरीबन जो है सफ़र था। अब उसने उस सफ़र में बहुत ज़्यादा कलेक्शंस की, ठीक है। ही सेंट हिज कलेक्शन टू द कैम्ब्रिज। ही एक्सप्लोर्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फॉसल बेड, volcanic peaks of South America, coral atolls of the South Pacific during this voyage. Darwin spent 5 weeks on the Galapagos Island. इसने ये सारी एरियाज़ जो है इन पे जाके ख़ुद जो है सर्च किया। गैलापागोस जो है ये एक ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स है। गैलापागोस में बहुत ज़्यादा आइलैंड्स आते हैं। वॉल्केनिक में हम हॉट आइलैंड की बात भी करते हैं। और दे आर 900 किलोमीटर अवे फ्राम द कोस्ट ऑफ इक्वेडर। अब ये जो
गैलापागोस आइलैंड है, अगर साउथ अमेरिका से बात करें तो ये तकरीबन 900 किलोमीटर अवे था, ठीक है। तो अगर क्योंकि पहले इसने अपना जो इसका मेन लैंड था वो क्या था, वो साउथ अमेरिका था, लेकिन उसके बाद साउथ अमेरिका जिसको हम इक्वेडर कह रहे हैं, ठीक है, इक्वेडर जो है ये इक्वेटर ऑन साउथ अमेरिका वेस्ट कोस्ट, ठीक है। तो वेस्ट कोस्ट साउथ अमेरिका में जो है इक्वेटर को हम इक्वेडर बोलते हैं। अब वहाँ पर क्या किया कि जो साउथ अमेरिका है वहाँ से गैलापागोस आइलैंड्स जो है तकरीबन 900 किलोमीटर अवे था। अब वहाँ पे इसने प्लांट्स को भी स्टडी किया, एनिमल की लाइफ को भी स्टडी किया, ठीक है, और रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो है उनको स्टडी किया। वहाँ पे डार्विन वाज जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड एट द एंड ऑफ द वॉयज। अब जब इसका ये सफ़र ख़त्म हुआ तो इसकी एज तकरीबन 27 ईयर्स थी। इसने अपनी जो लाइफ है, ठीक है, डिफरेंट स्पेसिमन्स को एग्जामिन करने में, नोट्स को रीड किया, यानी कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो काम किया हुआ था उनको दोबारा से इसने रीड किया, दोबारा से न्यू ऑब्जर्वेशन की, और फिर जो है अपनी एक न्यूमरस पब्लिकेशन तैयार की, ठीक है। और फिर इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपनी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन की। इसकी बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1859, ठीक है। तो ये 1859 में पब्लिश हुई थी। इसमें जो है बायोलॉजी को रिवोल्यूशनाइज किया गया, इसमें तमाम हिस्ट्री जो है वो इसमें बताई गई। तो हम इसका निचोड़ जो है वो देखते हैं, तमाम पॉइंट्स को तो हम जो है नहीं पढ़ते। ये इसका जो है वॉयज ऑफ डार्विन है कि ये तमाम एरिया जो हैं इसने स्टडी किए थे, ख़ुद जाकर इसने स्टडी किए थे। इन जगहों पे जाके प्लांट्स और एनिमल्स को इसने स्टडी किया था, स्पेसिमन जो है उनको स्टडी किया। अब जो इन सारी सफ़र में जो इसने अर्ली डेवलपमेंट की के आइडियाज़ जो इसको मिले एवोल्यूशन के, वो क्या थे, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डार्विन्स आइडियाज़ ऑफ एवोल्यूशन। अब डार्विन स्टार्टेड हिज वर्क ऑन हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इट वाज अ लॉन्ग हार्ड वर्किंग प्रोसेस। तो डार्विन जो है इसने अपना काम किया था, अपनी जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की, उसमें इसने अपना काम किया, और जो है ये एक लॉन्ग प्रोसेस था, ये बिल्कुल कोई छोटा काम नहीं था कि 1-2 दिन का काम नहीं था। इसने एक लॉन्ग जर्नी थी, इसने अपने 5 साल जो हैं सफ़र में गुजारे, और बहुत ज़्यादा इसने जगहों का जो है मुआयना किया। उसके बाद जो है ये पब्लिकेशन की, ऐसे ही उसने पब्लिकेशन नहीं की थी। तो डार्विन इसलिए इसकी थ्योरी को जो है ज़्यादा एक्सेप्टेबल कहा जाता है कि ज़्यादा बेहतर है लमार्क से। तो डार्विन की थ्योरी को जो है ये एक्सेप्टेबल है। Darwin wanted to convince him that change occurs over time. Darwin accepted the opinion of most scientists before starting voyage. These opinions say that Earth and its inhabitants were created 6000 years ago. अब इसने डार्विन ने जो है कन्विंस किया, ठीक है, कन्विंस हिम दैट चेंजेस अकर ओवर टाइम, कि जो चेंज है वो टाइम के साथ साथ आया है। उसके अलावा जो बाकी साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया कि उनके ओपिनियन को भी जो है एक्सेप्ट किया। समटाइम्स वर्ड्स जो है वो पता नहीं किस तरह के निकल आते हैं, तो जो है आप उसको बॉदर ना करें। तो साइंटिस्ट जो थे उनके ओपिनियन को भी इसने एक्सेप्ट किया, और जो है अपने सफ़र पे जाने से पहले उन सारे साइंटिस्ट के ओपिनियन को इसने स्टडी किया। और इसने कहा कि तकरीबन ये जो इनहेबिटेंट्स हैं अर्थ पे, ये तकरीबन 6000 ईयर्स अगो पहले से हैं, ठीक है। दे हैड नॉट चेंज सिंस देन। डार्विन मेड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग हिज वॉयज। इसको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली अपने सफ़र के दौरान, इसने बहुत ज़्यादा मुशाहिदा किया, और इसने फिर देखा कि दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्टेड दैट चेंजेस डस अकर। पहले इसको था कि वो चेंजेस जो है वो नहीं हुई, लेकिन जब इसने अपना जो है सफ़र स्टार्ट किया, इसने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, तो इसने कहा कि चेंज जो है वो हुई हैं। ही आल्सो रियलाइज्ड दैट द ऑर्गेनिजम्स अरोज थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस, बट द डाइवर्सिटी ऑफ मॉडर्न स्पीशीज कुड नॉट फॉर्म इन 6000 ईयर्स। डार्विन जो था, इसने चेंज के जो आइडिया है उसको अपने माइंड में रख लिया, ठीक है। और इसने कहा कि ये जो चेंज है, जैसे 6000 ईयर्स अगो पहले की हम बात करते, मॉडर्न स्पीशीज़ की बात करते, तो इनमें डाइवर्सिटी आई है, ठीक है। ही स्टडीड द आइडिया फॉर 20 ईयर्स, देन ही गेव द मैकेनिज्म ऑफ द चेंज। इसने तकरीबन 20 ईयर्स का जो आइडिया है उसको स्टडी किया, और उसके बाद कहा, उसके बाद जो मैकेनिज्म है, जो सारी चेंजेस आई हैं उसके सारे मैकेनिज्म को स्टडी किया। डार्विन डाइड विदाउट नोइंग द जेनेटिक प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल सपोर्टेड हिज थ्योरी, ठीक है। तो डार्विन जो है वो फिर उसके बाद डाइड, फोर्थ हो गया, विदाउट नोइंग द जेनेटिक प्रिंसिपल, ठीक है, ये जेनेटिक प्रिंसिपल को जाने बगैर। खैर उसने जो है बहुत ज़्यादा काम किया एवोल्यूशन की दुनिया में, बहुत ज़्यादा इसने अपना नाम जो है बनाया है। अब उसके अलावा इसने जियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो किस चीज़ को स्टडी किया अपने सफ़र के दौरान, तो इसने जो है अर्थ की स्टडी की, जिसको हम जियोलॉजी बोलते हैं। उसके अलावा डार्विन ने जो है बुक रीड की थी चार्ल्स लिल की, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी।
उसके अलावा लाइल डेवलप द आइडियाज़ ऑफ अनदर जियोलॉजिस्ट जेम्स हटन इनटू द थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। अब यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो है ये क्या है कि लाइल ने एक और आइडिया था, एक और जियोलॉजिस्ट जिसका नाम जेम्स हटन था, उसकी थ्योरी जो है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो है इसको भी स्टडी किया। और उसमें क्या कहा गया था उस थ्योरी में कि जो फोर्सेस हैं, हवा है, जैसे बारिशें होती हैं, रिवर्स हैं, वल्केनोज और जियोलॉजिकल अपलिफ्ट शेप द अर्थ ऑफ टुडे, इन सारी चीज़ों की वजह से जो अब हम की बात करते हैं उनमें तब्दीली आई है। दे आल्सो चेंज द अर्थ इन द पास्ट। तो इन सब ने जाहिर सी बात अब टुडे ये सारी हम अब देखते हैं, जैसे अक्सर हम अब आज देखते हैं बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, बहुत ज़्यादा आंधी आ जाती है, तो उससे बहुत सी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों ने पहले भी पास्ट में भी जो है ज़मीन पे तब्दीलियाँ ज़ाहिर की हैं। तो लाइल एंड हटन बिलीव दैट दीज फोर्सेस शेप द फेस ऑफ द अर्थ ओवर हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इन सारी चीज़ों को जो है लाइल और हटन ने ये इनका मानना था कि ये जो शेप की अर्थ है इनको बहुत सारी फेसेस बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं तकरीबन 100 मिलियन ईयर्स अगो। पहले इन सारी चीज़ों को जो है इन्होंने फेस कर लिया हुआ है। कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स डू नॉट प्ले एनी रोल। ठीक है, क्या हम बात करें कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स डू नॉट प्ले एनी रोल। द बुक डेवलप टू इंपॉर्टेंट आइडियाज़ इन द माइंड ऑफ डार्विन। अब इन दोनों बुक्स की वजह से, ठीक है, इन दोनों बुक्स की वजह से इसको कुछ आइडियाज़ मिले। ठीक है, जो हम कह रहे हैं कि वो आइडियाज़ क्या थे। द अर्थ वॉज मच ओल्डर दैन 6,000 ईयर्स। एक तो ये था कि अर्थ जो है तकरीबन 6,000 ईयर्स ओल्ड है। उसके अलावा द फेस ऑफ द अर्थ चेंज्ड ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग पीरियड्स, देयर फॉर लिविंग फॉर्म्स आल्सो चेंज ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस पीरियड। कि जो ज़मीन है, अर्थ है, उसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड्स में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीलियाँ आई हैं, और जो उनकी लिविंग फॉर्म्स हैं उनमें भी जाहिर सी बात है तब्दीलियाँ आई हैं। उसके अलावा जियोलॉजी के बाद हम बात कर लेते हैं फॉसिल एविडेंस की। अब फॉसिल एविडेंस में क्या है कि द हिस्टोरिकल डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर देयर इम्प्रिंट्स प्रिजर्व द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो यहाँ पे हम फॉसिल्स क्या कहते हैं कि जो डेड रिमेन्स ऑर्गेनिजम्स के या कोई इम्प्रिंट्स जो है रॉक्स में, कोई फॉसिल्स का तो आपको पहले भी आइडिया है कि फॉसिल्स क्या होता है कि डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फॉसिल्स। तो उन रॉक्स में इसको कुछ फॉसिल्स मिले। HMS बीगल रीच्ड साउथ अमेरिका। जब HMS बीगल जो है वो साउथ अमेरिका में पहुंची तो डार्विन डग द ड्राई रिवर बेड्स ऑफ द पैम्प्स ऑफ अर्जेंटीना। तो वहाँ पे जो कुछ पैम्पस हम कह रहे हैं ग्रासी प्लेन्स को, तो अर्जेंटीना में जो उनके रिवर बर्ड्स हैं, जैसे कि ग्रासी प्लेन्स हैं ड्राई रिवर के, उसने उसको खोदा, वहाँ पे उसको कुछ फॉसिल्स मिले। अब उसको दो तरह के फॉसिल्स मिले। एक तो फॉसिल जो थे वो दूसरे एनिमल से डिफरेंट थे, वो एक कुछ फॉसिल ऐसे थे जो बाकी से सिमिलर थे। अब जो डिफरेंट थे वो क्या थे? ही फाउंड द फॉसिल ऑफ एन एक्सटिंक्ट हिप्पोपोटामस लाइक एनिमल, इट इज़ नो कॉल्ड टॉक्सोडॉन। इसको कुछ एक्सटिंक्ट जो है, जो ख़त्म हो चुके हैं हिप्पोपोटामस, उसकी तरह के एनिमल्स के फॉसिल मिले जिसको टॉक्सोडॉन बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि टॉक्सोडॉन किसको बोलते हैं या फिर थोएंथ्रियम किसको बोलते हैं। उसके अलावा उसको कुछ और हॉर्स लाइक एनिमल मिले जिसको हम थोएंथ्रियम बोलते हैं। Both of these fossils were animal, but they are different from any other animals living in the region. दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे, दोनों ही एनिमल थे, लेकिन जो उस रीजन में जो बाकी पाए जाने वाले एनिमल थे उनसे ये मुख्तलिफ थे। हम जैसे कि बात करते हैं कि मॉडर्न हॉर्सेस वर प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका। ठीक है, वो साउथ अमेरिका में मौजूद थे, लेकिन जो स्पेनिश थे उन्होंने उन हॉर्सेस को जो है अमेरिका में जो है ब्रॉड दीज हॉर्सेस टू अमेरिका इन द 1500। तो कुछ स्पेनिश जो है एक्सप्लोरर्स ब्रॉड दीज हॉर्सेस टू अमेरिका, वहाँ से उन्होंने उनको शिफ्ट किया। द फॉसिल सजेस्टेड दैट हॉर्सेस वर प्रेजेंट एंड बिकम एक्सटिंक्ट लॉन्ग बिफोर द 1500। तो उन्होंने ये जो फॉसिल्स हैं इनसे क्या पता चलता है कि ये जो हॉर्सेस हैं ये पहले मौजूद थे, उसके बाद तकरीबन 1500 हम अगर 1500 साल पहले देखें तो तब ये एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे। अब जो सिमिलर थे एनिमल्स, डार्विन आल्सो फाउंड फॉसिल्स ऑफ जायंट आर्मिडेलोस एंड जायंट स्लोथ्स। इसको कुछ फॉसिल्स मिले जायंट आर्मिडेलोस के, ये क्रोकोडाइल की स्पीशी है। तो डार्विन ने देखा कि इसके जैसे ही जो है वो रीजन में मौजूद है एनिमल्स। ठीक है, दे हैड डिफरेंट साइज बट दे वेरी सिमिलर टू ईच अदर। साइज़ तो उनका डिफरेंट था लेकिन वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फॉसिल्स क्या है कि फॉसिल्स वर नॉट न्यू टू डार्विन।
इट वॉज बिलीव दैट द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स वर फॉर्म्ड बाय कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स। अब कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स क्या होते हैं कि जो सडन डैमेज या कोई अचानक से बहुत ज़्यादा या अर्थक्वेक आ जाता है या फिर जो है कोई जैसे फ्लड वगैरह आ जाता है, तो कोई जो है डैमेज अचानक से हो जाए या कुछ सडन ग्रेट डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से जो चीज़ें तबाह होती हैं तो उसको कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स कहते हैं। तो इसको डार्विन को आइडिया तो था कि जो है फॉसिल्स के बारे में, तो इसने जो है इसको भी यकीन था कि ये सारे जो हैं वो रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैं जो किसी भी जो है डैमेज की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, वन ऑफ द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स वाज नोआज फ्लड। उसके अलावा जैसे नोआज फ्लड की बात करते हैं, ये भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट था। बट डार्विन बिलीव्ड दैट फॉसिल्स वर एविडेंस ऑफ द चेंज ऑफ स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। सम स्पीशीज बिकेम एक्सटिंक्ट विदाउट लिविंग एनी डिसेंडेंट, अदर बिकेम एक्सटिंक्ट बट दे गिव राइज टू न्यू स्पीशीज बिफोर देयर एक्सटिंक्शन। अब जो है इसको ये जो डार्विन है इसको यकीन था कि कुछ फॉसिल ऐसे थे कि वो एक्सटिंक्ट हो गए थे और उन्होंने कोई अपना डिसेंडेंट नहीं दिया था। डिसेंडेंट उनके अभी तक मौजूद नहीं, जैसे कि हम बात करते हैं जो जैसे कि डायनासोर्स की बात कर रहे हैं तो उसके डिसेंडेंट अब मौजूद नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो उसके अलावा जो है हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी थी जो ख़त्म होने से पहले ही उनके डिसेंडेंट जो हैं वो मौजूद थे। अब यहाँ पे कुछ जो है साउथ अमेरिका के बाद जो है ये कहाँ पर पहुँचा, ये गैलापागोस आइलैंड्स में पहुँचा जिसको हम वोल्केनिक आइलैंड्स बोल रहे हैं। इसको गैलापागोस इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जाइंट टॉर्टाइज मौजूद थे। ठीक है, जाइंट टॉर्टाइज ऑफ द गैलापागोस, इस जाइंट टॉर्टाइज की वजह से इसको गैलापागोस आइलैंड का नाम दिया जाता है। अब जो HMS बीगल है वो आकर रुकी गैलापागोस आइलैंड पे, जिसकी शिप थी वो गैलापागोस आइलैंड पे आकर रुक गई। दीज आइलैंड्स आर प्रेजेंट इन द वेस्टर्न शोर ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, ये कहाँ पर मौजूद था, जो वेस्टर्न शोर है उसके वेस्टर्न जो शोर हम कह रहे हैं उसके साहिल पर, वहाँ पर जो है ये मौजूद थे। और इसको नाम किसकी वजह से दिया गया है, लार्ज टॉर्टाइज की वजह से नाम दिया गया है। तो टॉर्टाइज को हम गैलापागो बोलते हैं, डैट इनहेबिट देयर, कि वो वहाँ पर रहते थे। अब इनके अगर टॉर्टाइज के वेट की बात करें तो 250 kg इनका वेट था। उसके अलावा उनका जो शेल है उसके 1.8 मीटर डायमीटर था और वहाँ पे तकरीबन वो 200 से 250 ईयर्स से वो रह रहे थे। ठीक है, द गवर्नर ऑफ द आइलैंड टोल्ड डार्विन दैट द शेप्स ऑफ द टॉर्टोइज शेल्स वर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अल्बीमर्ल आइलैंड्स। अब अल्बीमर्ल आइलैंड जो है ये भी वहाँ पे ही एक आइलैंड था। तो इसने जो है क्या देखा कि वहाँ पर जो आइलैंड का गवर्नर था, जिस तरह के यहाँ पे गवर्नर होते हैं, जिस तरह मालिक होते हैं, तो उस तरह उसने उसको बताया कि जो टॉर्टोइज हैं इनके शेप्स में, ठीक है, इससे उनके शेप्स के हिसाब से जो है डिफरेंट है, वो टॉर्टोइज के शेल जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ये तमाम जो रीजन्स उनमें पाए जाते हैं। उसके अलावा डार्विन ने ये नोट किया डैट सम अदर डिफरेंसेस, कुछ और भी डिफरेंस थे। वो टॉर्टोइज उन तमाम रीजन में तो मौजूद थे लेकिन उनके शेल के हिसाब से उनके शेप्स में थोड़ा डिफरेंट था। अब टॉर्टोइज फ्रॉम द ड्राइड रीजन हैड लॉन्गर नेक्स बट द टॉर्टोइज फ्रॉम वेटर हैबिटेट्स हैव स्मॉलर नेक्स। अब कुछ टॉर्टोइज ऐसे थे जो खुश्क रीजन में थे, उनकी लॉन्ग नेक थी, और जो वेट हैबिटेट में रहते थे यानी कि गीली जो जगह थी वाटर में, उनकी जो नेक थी वो स्मॉल थी। बट दे आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, वो फिर भी एक दूसरे से मिलते जुलते थे। दे वर आल्सो सिमिलर टू द टॉर्टोइज ऑन द मेन लैंड ऑफ साउथ अमेरिका। उसके अलावा जो मेन लैंड जो साउथ अमेरिका था उससे भी ये मिलते जुलते थे। अब उस इंटरप्रिटेशन ऑफ डार्विन क्या था कि उसने कैसे उनको इंटरप्रिटेट किया। देयर शुड बी सम रीजंस फॉर दिस सिमिलैरिटीज। डार्विन एक्सप्लेन दैट अ फ्यू एंसेस्ट्रल एनिमल्स ट्रैवल फ्रॉम द मेन। डार्विन ने एक्सप्लेन किया कि जो है एनिमल जो हैं वो जो उनके इंसिस्टर हैं वो मेनलैंड जो है साउथ अमेरिका वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन वो चलते चलते यहाँ पर आ गए गैलापागोस आइलैंड में। ठीक है, और उन्होंने तकरीबन 900 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया और फिर उसके बाद वो गैलापागोस में आ गए। दे गिव राइज द फना ऑफ द आइलैंड बट द आइलैंड्स आर वोल्केनिक। ठीक है, वो आइलैंड जो है वो वोल्केनिक हैं। देयरफॉर नो लैंड कनेक्शन विद द मेन लैंड एग्जिस्ट। अब क्या हुआ कि वो जो है गैलापागोस आइलैंड में जो है वो टॉर्टोइज ट्रैवल करते हुए वहाँ पर आ गए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि या तो कुछ जो है उनके दरमियान में, मेन लैंड के दरमियान में और गैलापागोस आइलैंड के दरमियान में कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, किसी इवेंट की वजह से कनेक्शन ख़त्म हो गया। According to this hypothesis, the tortoise floated from the mainland on the midst of vegetation. Vegetation regularly break from the coastal river banks during storms. तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया, मॉडर्न हाइपोथेसिस, कि वो जो टॉर्टाइज हैं वो बहते हुए जो है वेजिटेशन को क्रॉस करते हुए जो है वहाँ तक आ गए
गैलापागोस आइलैंड तक, और उसके बाद कोई तूफान आया, कुछ हुआ, तो जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान में जो रास्ता था, जो वेजिटेशन थी, वो ब्रोक हो गई, ब्रेक हो गई। दे वर नो प्रीडेटर्स ऑन द आइलैंड, देयर फॉर द टॉर्टॉइस ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इन नंबर। वहाँ पे इनका कोई दुश्मन नहीं था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तादाद वहाँ पर इनकी मौजूद थी। अब वहाँ पे डार्विन ने 2 तरह के टॉर्टॉइस देखे, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स थे, और वहाँ पे इसने देखे कि एक तो टॉर्टॉइस जिनकी लॉन्गर नेक थी और एक टॉर्टॉइस जिनकी शॉर्टर नेक थी। अब जो लॉन्गर नेक वाले थे उनकी ड्राई रीजन में मौजूद थे, वहाँ पे लिटिल वेजिटेशन थी, ठीक है, और इसे उनको वहाँ पर एडवांटेज भी था, दे कैन रीच हायर टू गेट फूड, देयर फॉर दिस रीजन फेवर टॉर्टॉइस विद लॉन्गर नेक्स। तो वो जो लॉन्गर नेक वाले थे वो आसानी से अपनी खुराक हासिल कर लेते थे, क्योंकि अगर ऊंचाई पे कोई वेजिटेशन थी तो वहाँ से वो अपनी लॉन्ग नेक की वजह से खुराक ले लेते थे। और जो शॉर्टर नेक थे वो जो मॉइस्चर रीजन है, जो यानी कि जहाँ पे नमी है, उन इलाकों में पाए जाते थे। उसके अलावा जो है ये थोड़े से मुख्तलिफ थे लॉन्गर नेक की वजह से वहाँ पे, क्योंकि शॉर्टर नेक टॉर्टॉइस जो है वो सिर्फ इन्हीं एरियाज़ में रहते थे, और यहाँ पे जो वेजिटेशन थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि वो ऊंचाई पे तो वो जा नहीं सकते थे। उसके बाद आगे आ जाते गैलापागोस फिंचेस। गैलापागोस आइलैंड में इनको कुछ गैलापागोस फिंचेस भी मिली। अब गैलापागोस फिंचेस क्या है, वो एक स्पैरो लाइक बर्ड्स हैं। गैलापागोस फिंचेस वर द स्पैरो लाइक बर्ड्स। डार्विन स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंचेस। डार्विन नोटिस दैट द गैलापागोस फिंचेस हैव कॉमन एंसेस्टर्स। अब जो है वो एक स्पैरो लाइक बर्ड थे, और बहुत ज़्यादा उनकी डिफरेंट टाइप्स थी उन फिंचेस की, और डार्विन को ने ये नोटिस किया कि इन सब फिंचेस का एक ही एंसेस्टर, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलती जुलती थी, और इनका एक ही मेनलैंड है, साउथ अमेरिका है, कि वहाँ पर इसका एंसेस्टर जो है वो मौजूद होगा। और उसके बाद जो है ये गैलापागोस आइलैंड पे भी ये इसलिए मौजूद है। अब कुछ जो है वो फिंचेस जो है गैलापागोस आइलैंड पे आ गई, जिस तरह टॉर्टॉइस आई, ठीक है। दे फॉर्म सिंगल और मल्टीपल कॉलोनाइजेशन। दे सेट अप इन द फर्स्ट बर्ड पॉपुलेशन ऑन द आइलैंड। अर्ली फिंचेस लिव्ड इन मैनी डिफरेंट हैबिटेट्स। दीज हैबिटेट्स वर विदाउट अदर बर्ड्स एंड प्रीडेटर्स, ठीक है। एंसेस्ट्रल फिंचेस वर सीड ईटर्स, दे मल्टीप्लाइड रैपिडली एंड फिल्ड द सीड बेयरिंग हैबिटेट्स। अब क्या हुआ कि जो गैलापागोस आइलैंड पे भी आ गई वो फिंचेस, तो उनमें है वो डाइवर्सिटी हुई। कुछ जो है वो बर्ड्स कुछ जो फिंचेस हैं, जो बर्ड्स हैं, वो क्या करती थी, वो उनकी हैबिटेट डिफरेंट थी। वो सीड खाती थी, कुछ नट्स खाती थी, कुछ प्लांट्स खाती थी। तो तकरीबन 14 स्पीशीज़ हैं जो इसकी, जिनका एंसेस्टर जो है वो सेम था। वन ऑफ देम वाज फाउंड इन स्मॉल कोकोस आइलैंड। अब इसकी एक स्पीशीज़ जो है वो एक कोको आइलैंड था, स्मॉल आइलैंड था, वहाँ पर मौजूद थी, ठीक है। बाकी 14 जो है वो एक जो है गैलापागोस में मौजूद थी, बाकी एक जो है वो कोको आइलैंड पे मौजूद थी। दिस आइलैंड इज़ प्रेजेंट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द गैलापागोस आइलैंड। ये भी आइलैंड उसी गैलापागोस आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट पे मौजूद था, ठीक है। ईच स्पीशीज़ अडेप्टेड टू अ स्पेसिफिक हैबिटेट ऑन द आइलैंड। अब उस आइलैंड के हिसाब से हर स्पीशी की एक अलग हैबिटेट थी, हर एक स्पीशी का एक अलग अंदाज था। अब उन फिंचेस के डिफरेंट साइज़ थे, डिफरेंट शेप ऑफ देयर बिल्स, कि उनकी चोंच का अलग स्टाइल था, कि वो फिर जिस तरह की उनकी चोंच थी वो इसी तरह का अपना बिल बनाती थी, ठीक है। उनके साइज़ भी डिफरेंट थे, वो इसलिए क्योंकि उनके आइलैंड डिफरेंट थे। इट रिलेट्स टू डिफरेंट डाइटरी अडैप्टेशन इन दीज फेजेस। इनकी वजह से इनकी डाइटरी अडैप्टेशन भी डिफरेंट थी, कुछ प्लांट्स खाती थी, कुछ नट्स खाती थी। तो द फिंचेस ऑफ द गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। तो ये फिंचेस जो है गैलापागोस आइलैंड की, ये एक एग्जांपल प्रोवाइड कर रही थी अडैप्टिव रेडिएशन का। अडैप्टिव रेडिएशन क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म्स फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीशीज इन रिस्पॉन्स टू द ओपनिंग ऑफ द न्यू हैबिटेट इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशन में क्या होता है, अडैप्टिव हम कहते हैं अडैप्ट करना, रेडिएशन न्यू स्पीशीज़ जो बनती हैं, तो वो जो न्यू स्पीशीज़ बनी है, एक एंसेस्ट्रल स्पीशी है, उसकी वजह से न्यू हैबिटेट में कोई न्यू स्पीशीज़ बन रही है, तो वो अडैप्टिव रेडिएशन कहलाती है। अब यहाँ पे ये 14 स्पीशीज़ हैं गैलापागोस फिंचेस की, तो यहाँ पे ये अडैप्टिव रेडिएशन का एक चार्ट नज़र आ रहा है कि अडैप्टिव रेडिएशन इन गैलापागोस फिंचेस। तो यहाँ पे इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ स्पीशीज़ ऐसी थी, ये वाली क्या करती थी, ये इंसेक्ट्स खाती थी। इनकी ये देखें, इनकी जो ये बीक्स हैं ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है, देखें एक दूसरे से डिफरेंट है, सबकी डिफरेंट है। ये देखें इसकी किस तरह की है, इसकी किस तरह की है, इसकी किस तरह की है, इसकी जो है चौड़ाई में ज़्यादा है, यहाँ से देखें इसकी शेप कैसी है, इसकी भी शेप डिफरेंट है, इसकी भी शेप डिफरेंट है, तो इन सब की शेप डिफरेंट थी। अब यहाँ पे कुछ है ये इंसेक्ट ईटर थी। अब ये वाली जो है क्या करती थी, ये सीड्स खाती थी।
ठीक है, ये क्या करती थी, ये कैक्टस सीड्स खाती थी और उसके पार्ट्स वगैरह को, और ये जो है ये क्या करती थी, ये फ्रूट्स वगैरह खाती थी। ठीक है, इंसेस्ट्रल सीड ईटिंग ग्राउंड फिंचेस, और इनका इंसेस्टर जो है वो सेम था, इन सब का जो इंसेस्टर था वो सेम था। जो ग्राउंड फिंचेस हैं जो सीड ईटिंग थे, इंसेस्टर उनका सेम था, लेकिन जो उससे आगे जो अडेप्टिव रेडिएशन आई, जो डिफरेंट इसकी स्पीशीज़ आई डिफरेंट थी, उनकी जो बिल था यानी बिल की शेप थी वो भी डिफरेंट थी, उनकी बीक की शेप डिफरेंट थी, उसके अलावा जो उनकी फीडिंग अडेप्टेशन है वो भी इनमें डिफरेंट थी, डाइवर्सिटी पाई जाती थी। तो ये सारा जो है ये एवोल्यूशन है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डार्विन की जो मेन थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने लमार्क की थ्योरी और जो इसकी मेन डेवलपमेंट थी डार्विन की और इसकी जर्नी जो थी इसको हमने डिस्कस किया है।